नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में केजीएमयू एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ एबॉर्शन अकर्स व्हेन द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन आर रिटेन्ड इन द यूट्रस आफ्टर द डेथ ऑफ द फीटस? थ्रेटेंड एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन एंड इनएविटेबल एबॉर्शन। तो यहाँ पर एक इस प्रकार के एबॉर्शन की बात हो रही है जिसमें फीटस की डेथ के बाद उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके जो भाग होते हैं यूट्रस में ही बने रहते हैं। तो इस प्रकार के एबॉर्शन को मिस्ड एबॉर्शन कहा जाता है। और इसमें मिस्ड एबॉर्शन में फीटस की डेथ हो जाती है, लेकिन कई हफ्तों तक इसका पता नहीं चलता है और यह फीटस यूट्रस से बाहर नहीं निकल पाता है और जो प्रेगनेंसी होती है उसकी भी जो लक्षण है, जो सिम्टम्स हैं, वो समाप्त हो जाते हैं और गर्भाशय का आकार भी नहीं बढ़ता है। तो इसलिए इसकी जानकारी नहीं लग पाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिस्ड एबॉर्शन। इन विच कंडीशन इज फोटोथेरेपी यूज्ड एज ए ट्रीटमेंट? किस स्थिति में फोटोथेरेपी को उपचार के रूप में प्रयोग किया जाता है? हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोबिलिरुबिनीमिया एंड हाइपर बिलिरुबिनीमिया। फोटोथेरेपी के उपचार में फोटोथेरेपी को किसके उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है हाइपर बिलिरुबिनीमिया के ट्रीटमेंट में। फोटोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जो कि ब्लू लाइट को, जिसमें ब्लू लाइट प्रयोग किया जाता है और यह ब्लू लाइट जो होती है यह अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को वाटर सॉल्युबल फॉर्म में बदलने का काम करती है। तो इस प्रकार से जो भी इसमें सीरम बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ी हुई होती है उसमें बच्चे को आराम मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा? निम्नलिखित में से कौन सा एनोरेक्सिया नर्वोसा का विशेष लक्षण है? लॉस ऑफ एपेटाइट, एक्सेसिव ईटिंग, विंज एंड पर्च साइकिल, एक्सेसिव वेट लॉस ड्यू टू सेल्फ स्टार्वेशन। तो यहाँ पर एक जो शब्द दिया गया है एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति भोजन नहीं करता है, खाना नहीं खाता है कि कहीं उसका वजन बढ़ ना जाए, उसके शरीर का स्ट्रक्चर खराब ना हो जाए। यह एक डर की वजह से व्यक्ति भोजन नहीं करता है, तो इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। और यह देखा जाता है ऑप्शन डी में, एक्सेसिव वेट लॉस ड्यू टू सेल्फ स्टार्वेशन। सेल्फ स्टार्वेशन के कारण अत्यधिक वजन कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which neurotransmitter is primarily implicated in Parkinson's disease? Parkinson's डिजीज में मुख्य रूप से किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है? सेरोटोनिन, डोपामीन, एसिटिलकोलिन एंड गाबा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डोपामीन। पार्किंसन डिजीज एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें जो डोपामीन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स होते हैं सबस्टेंसिया निग्रा में, जो ब्रेन के भाग होता है इसमें क्या होता है, डिजनरेशन हो जाता है। और जब इस डिजनरेशन हो जाता है इस न्यूरॉन्स में, तो वहां से डोपामीन कम निकलता है। जब डोपामीन कम निकलेगा तो इससे जो बीमारी पैदा होगी उसका नाम होगा पार्किंसंस डिजीज। अब इसके जो जब सिम्टम्स की बात करें तो सबसे जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं पार्किंसन में, ट्रेमर्स होते हैं, कपकपी होती है, हाथ पैरों में कपकपी होती है, सिर में कंपन होता है, और ये इसके नॉर्मल लक्षण होते हैं। और व्यक्ति को चलने में भी कठिनाई होती है, उसको धीमे धीमे चाल चलता है, छोटे छोटे कदम चलता है और मुड़ने में परेशानी होती है। तो इसको ब्रेडिकाइनेशिया बोला जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को इसमें और भी बातें बताई गई हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो पार्किंसन रोग में जो मुख्य रूप से जिस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है यह होता है डोपामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मूड स्टेबलाइजर? निम्नलिखित में से कौन सा एक मूड स्थिर करने वाली दवा का उदाहरण है? फ्लूजेटिन, लिथियम कार्बोनेट, हेलोपेरिडोल एंड डायजिपाम। मूड स्टेबल उन लोगों का किया जाता है जिनका मूड अनस्टेबल रहता है,
अपनी एक बात पर जो अड़िग ना रहे, अपने एक विचार पर अड़िग ना रहे, एक विचार कभी यहाँ कभी वहाँ, इस प्रकार से इनके विचार बदलते रहते हैं, तो इसको बोला जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर। और यह मेनिया या उन्माद में देखने को मिलता है। तो इसके लिए जो दवा इन ब्रेन को शांत करने के लिए, ऐसे मरीजों के दिमाग को ठंडा करने के लिए जो दवा का प्रयोग किया जाता है वह होती है लिथियम कार्बोनेट। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। Lithium carbonate is a classic mood stabilizer used in bipolar disorder to control manic episodes and prevent mood swings। इस प्रकार की पीडीएफ जिसमें जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उनका समावेश है और संभावित क्वेश्चंस हैं उनका भी समावेश इसमें किया गया है और एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। जो भी स्टूडेंट इसकी पीडीएफ यदि प्राप्त करना चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर यहाँ पर दिया गया है 9450783554। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट? सर्विक्स, यूट्रस, एम्पला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, इस्थमस। तो यहाँ पर बात हो रही है फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन का जो मोस्ट कॉमन साइट होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और यह होता है एम्पला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Next question. Which presentation is most common during normal labor? Breech, vertex, face and brow। तो इसमें कौन सा जो प्रेजेंटेशन होता है प्रसव के दौरान सबसे नॉर्मल माना जाता है, कॉमन माना जाता है? तो यह होता है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। इसलिए यहां पर बी ऑप्शन सही होगा। Vertex presentation, the head is flexed and the occiput is leading part, making it most favorable for normal delivery। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में सिर झुका होता है और ऑक्सीपुट सबसे पहले आता है जो सामान्य प्रसव के लिए अनुकूल होता है। सामान्य प्रसव के दौरान सबसे आम प्रेजेंटेशन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो शिशु का सिर होता है सबसे पहले वह बाहर निकलने की कोशिश करता है और बाहर निकलता है। इसको वर्टेक्स पोजीशन या वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द सेफेस्ट पोजीशन फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन विद कॉर्ड प्रोलैप्स व्हाइल वेटिंग फॉर डिलीवरी? कॉर्ड प्रोलैप्स वाली गर्भवती महिला के लिए प्रसव की प्रतीक्षा करते समय सबसे सुरक्षित स्थिति कौन सी है? सुपाइन पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, लिथोटॉमी पोजीशन एंड ट्रेंडेलर पोजीशन। एक ऐसी महिला जिसमें यह पता चल गया हो नर्स के द्वारा या मेडिकल ऑफिसर के द्वारा कि इस महिला को कॉर्ड प्रोलैप्स की कंडीशन है, तो इस स्थिति में उसको कौन सी पोजीशन देते हैं? तो सबसे पहले तो देखते हैं यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है कॉर्ड प्रोलैप्स, ये क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं ये यूट्रस है और यहाँ पर ये फीटस है जिसको बच्चा बोला जाता है, और ये आपसे प्लेसेंटा लगा हुआ है। यहाँ से ये प्लेसेंटा का काम होता है इस बच्चे को ऑक्सीजन देना और खाना पानी देना। अब समस्या क्या होती है कि प्रोलैप्स का मतलब होता है कि कॉर्ड जो होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, ये बच्चे के पहले निकल आती, बाहर दिखाई देने लगती है, जबकि इसको बाद में आना चाहिए। ये प्रसव की तीसरी स्टेज में आना चाहिए। जब ये बाहर दिखाई देने लगती है या बाहर निकलने की कोशिश करती है पहले, तो इस पर प्रेशर पड़ता है। इस पर प्रेशर जो पड़ता है इस बच्चे के द्वारा ही पड़ता है, तो इसको बोला जाता है कॉर्ड प्रोलैप्स। तो प्रोलैप्स का मतलब है कि कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब होता है कि कॉर्ड का, अम्बिलिकल कॉर्ड का पहले बाहर निकलना। तो इस स्थिति में होता क्या है कि बच्चे को जो कॉर्ड है उस पर प्रेशर कम पड़े और बच्चे को ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए, जिससे कि उसको कोई प्रकार का खतरा उत्पन्न ना हो। इसलिए हम लोग या जो भी वहां पर नर्स हैं या और भी यहाँ पर जो स्टाफ है उस लेडीज को नी चेस्ट पोजीशन देने की कहेंगे, नी चेस्ट पोजीशन में बैठने की कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे सुरक्षित पोजीशन मानी जाती है। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स? तो मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? यह आप सभी को पता है। मिल्क इजेक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है यह ऑक्सीटोसिन होता है, और मिल्क प्रोडक्शन की जब बात होती है तो यह प्रोलैक्टिन होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच इज द प्राइमरी कॉज ऑफ मैटरनल डेथ वर्ल्ड वाइड। पूरे विश्व भर में मैटरनल डेथ का जो सबसे प्रमुख कारण है, प्राथमिक कारण है, यह क्या है? हेमरेज, सेप्सिस, एक्लेम्सिया एंड अनसेफ एबॉर्शन। तो सबसे प्राथमिक कारण है पूरे विश्व में मैटरनल डेथ का, यह होता है पीपीएच। मीन्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमरेज। Postpartum hemorrhage is the leading cause of maternal death globally, particularly in low resource settings. तो लो रिसोर्स सेटिंग्स का मतलब है ऐसे देश जो जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है, वहां पर यह स्थिति और भी खराब देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। प्रसव के तीसरे चरण की जो सामान्य अवधि होती कितनी होती है? 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स एंड 45 मिनट्स। तो जो प्रसव का तीसरा चरण होता है, क्योंकि प्रसव के 4 चरण होते हैं, जो तीसरा चरण होता है इसमें जो प्लेसेंटा होता है उसकी डिलीवरी होती है। मात्र प्लेसेंटा यूट्रस से बाहर आना होता है और बस इतना सा इसका काम होता है, और ज्यादा से ज्यादा यह 30 मिनट चलेगा। लेकिन यहाँ की जो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए सही होगा, 5 मिनट एक आदर्श आंसर माना जाता है, एक आइडियल आंसर माना जाता है लेबर की थर्ड स्टेज की सामान्य अवधि के लिए, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। प्लेसेंटल सेपरेशन का साइन क्या है? लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, सडन सीसेशन ऑफ ब्लीडिंग, डिक्रीज इन यूट्राइन साइज एंड फीटल हार्ट साउंड स्टॉप्स। सबसे पहला जो सिग्नल होता है, साइन होता है प्लेसेंटल सेपरेशन का, यह होता है लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, नाल का लंबा होना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। When the placenta separates, the umbilical cord appears longer as the placenta moves towards the vaginal opening. Next, which type of episiotomy is most commonly performed? सबसे आमतौर पर किस प्रकार की एपिसियोटोमी की जाती है? मीडियन, मीडियोलैटरल, लैटरल एंड रेडिकल। करेक्ट आंसर होगा, सबसे सामान्य प्रकार की जो एपिसियोटोमी की जाती है यह होती है मीडियो लेटरल। तो आपको मीडियम से करना है और लेटरल करना है, तो इस प्रकार से इसमें बी ऑप्शन सही होगा। तो एकदम मीडियम भी नहीं करना है और लेटरल भी नहीं करना है, रेडियल भी नहीं करना है, इसको हम लोगों को देखना चाहिए। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, मीडियो लेटरल। मीडियो लेटरल एपिसियोटोमी रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ extension into the anal sphincters compared to median episiotomy, making it the most preferred. Next question, question number 14. Which of the following is not typically antipsychotic and does not have marked extrapyramidal side effects? इनमें से ऐसी कौन सी दवा है जो एंटीसाइकोटिक नहीं होती है और इसमें एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट नहीं होते हैं? क्लोरप्रोमाजीन, फ्लूफेनेजीन, क्लोजापिन एंड हैलोपेरिडोल। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, क्लोजापिन। क्लोजापिन इज एन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक विद अ लोअर रिस्क ऑफ एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम्स कंपेयर टू टिपिकल एजेंट्स लाइक क्लोरप्रोमाजीन और हैलोपेरिडोल। तो हैलोपेरिडोल और क्लोरप्रोमाजीन की तुलना में क्लोजापिन में ये जो सिम्टम्स आते हैं ये कम आते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, इसलिए यहाँ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। न्यूरोलेप्टिक हैलोपेरिडोल डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोलेप्टिक हैलोपेरिडोल किस न्यूरोट्रांसमीटर की मात्रा को कम करता है? एसिटिलकोलिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन। न्यूरोलेप्टिक जो हैलोपेरिडोल होता है यह डोपामिन की मात्रा को कम करता है, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन सही होगा। हैलोपेरिडोल ब्लॉक्स पोस्ट साइनेप्टिक डोपामिन रिसेप्टर्स इन सर्टेन ब्रेन रीजन्स। तो हैलोपेरिडोल करता क्या है कि ब्रेन के कुछ भाग होते हैं जहां से डोपामिन निकल रहा होता है और उनको ये ब्लॉक करने का काम करता है, जिससे कि डोपामिन का लेवल कम हो जाता है और इससे साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं उनमें नियंत्रण मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर प्रेस्क्राइब्ड टू डिक्रीज द साइकोटिक सिम्टम्स बाय। साइकोटिक लक्षणों को कम करने के लिए एंटीसाइकोटिक दवाएं किस प्रकार कार्य करती हैं? ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ डोपामीन इन द ब्रेन, डिप्रेसिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्लॉकिंग रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन, इनहिबिटिंग प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। तो यहाँ पर जो जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं इनका प्रयोग किया जाता है साइकोटिक सिम्टम्स को कम करने में, साइकोटिक लक्षणों को कम करने में। तो इनका काम कैसे काम करती हैं ये जो दवाएं होती हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, यह क्या करती हैं कि ब्रेन में जाकर के जो ब्रेन से डोपामीन निकालने वाले रिसेप्टर्स होते हैं इनको ये ब्लॉक करने का काम करती हैं। जब जब ये डोपामीन कम निकलेगा तो साइकोटिक सिम्टम्स में आराम मिल जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो ए ऑप्शन सही होगा। और आप लोगों ने देखा होगा आजकल बहुत से बच्चे जिसका शिकार होते हैं मोबाइल की लत का, उसमें कहीं ना कहीं इस डोपामीन का हाथ ही है। क्योंकि जो लोग ज़्यादा अधिक मात्रा में रील्स देखते हैं या जो शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं अधिक मात्रा में, तो ये शॉर्ट्स या अधिक रील्स देखने से ये डोपामीन अधिक रिलीज होता है, जिससे कि जो मेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द नर्स अंडरस्टैंड्स दैट न्यूरोलेप्टिक्स आर ड्रग्स ऑफ चॉइस टू रिलीव सिम्टम्स ऑफ। नर्स समझती है कि न्यूरोलेप्टिक दवाएं निम्नलिखित में से किसके लक्षणों को कम करने की पसंदीदा दवा है? साइकोसिस, डिप्रेशन, एक्सेसिव एक्टिविटी एंड नार्कोटिक विड्रॉल। तो यहाँ पर न्यूरोलेप्टिक दवाएं होती हैं, यह साइकोसिस को कम करने के लिए मेनली प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। न्यूरोलेप्टिक्स मीन्स एंटीसाइकोटिक्स आर मेनली यूज्ड फॉर मैनेजिंग साइकोसिस इंक्लूडिंग schizophrenia. Next question. Neuroleptic drugs are also known as anti-epileptics, antipsychotics, hypnotics, and antidepressant. Correct answer is option B, antipsychotics. Neuroleptic is another term for antipsychotic drugs used to treat psychosis. न्यूरोलेप्टिक दवाओं का जो दूसरा नाम होता है यह एंटीसाइकोटिक होता है, और इनका जो प्रयोग होता है इस प्रकार की दवाओं का, यह साइकोसिस के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्गैक्टिल इन हाई डोजेज इज मोस्टली गिवन इन वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। लॉर्गैक्टिल क्लोरप्रोमाजीन उच्च मात्रा में मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थिति में दी जाती है? शिजोफ्रेनिया, एक्सोजिनस डिप्रेशन, एंजाइटी, एंडोजिनस डिप्रेशन। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, शिजोफ्रेनिया। लॉर्गैक्टिल क्लोरप्रोमाजीन is a major tranquilizer used primarily in the treatment of psychotic disorders like schizophrenia. तो यहाँ पर जो लॉर्गैक्टिल होता है इसका मुख्यतः प्रयोग शिजोफ्रेनिया के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the most common cause of postpartum hemorrhage? Uterine atony, retained placenta, vaginal laceration and coagulation effect. Retained placenta postpartum hemorrhage का जो प्रमुख कारण होता है यह होता है यूट्राइन एटोनी। जब यूट्रस अपनी पूर्व की स्थिति में, पुरानी स्थिति में वापस या नॉर्मल स्थिति में वापस नहीं आता है तो इसको यूट्राइन एटोनी बोला जाता है। यूट्राइन एटोनी इज द फेलियर ऑफ uterus to contract effectively after delivery, leading to heavy bleeding and PPH. Next question. Which drug is contraindicated in hypertension during labor? Oxytocin, methyl ergometrine, carboprost, misoprostol. इनमें से कौन सी दवा ऐसी है जो लेबर के समय कंट्राइंडिकेटेड है, नहीं दी जाती है हाइपरटेंशन के लिए? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिथाइल एर्गोटामीन। मिथाइल एर्गोमेट्रिन causes vasoconstriction and can further increase blood pressure. तो जो मिथाइल एर्गोमेट्रिन होता है यह क्या करता है कि ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। जब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो फिर से क्या होगा, बीपी हाई होगा, बीपी कम नहीं होगा। इसलिए इसको
मिथाइल अर्गोमेट्रिन को हाइपरटेंशन के लिए अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल फीटल हार्ट रेट इन द बीट्स पर मिनट? भ्रूण की जो हृदय गति होती है कितनी होती है? 100 to 120 बीपीएम, 110 to 160 बीपीएम, 120 to 180 बीपीएम एंड 140 to 200 बीपीएम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 110 से 160 बीट्स पर मिनट यह फीटस की हार्ट रेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए मेजर ट्रैंक्विलाइजर, एक प्रमुख ट्रैंक्विलाइजर की सबसे गंभीर जटिलता क्या है? पार्किंसोनियन सिम्टम, फोटोसेंसिटिविटी, ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस एंड हाइपोटेंशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस। अब देखेंगे यहां पर ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस होता क्या है। ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस इज अ सीवियर ड्रॉप इन ग्रेन्युलोसाइट WBC न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स seen with drugs like clozapine. It increases infection risk. तो होता क्या है, जब इसमें एक बात हो रही है ट्रैंक्विलाइजर की, तो मेजर ट्रैंक्विलाइजर क्लोजापाइन होता है। क्लोजापिन एक दवा होती है। जब कोई व्यक्ति क्लोजापिन को लेता है तो इसमें क्या होता है, WBC कम होने का खतरा रहता है। जब WBC कम हो जाएंगी तो व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है वो भी कम होने की संभावना पूरी रहती है। अब यहाँ पर कौन सी WBC कम होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि WBC दो प्रकार की होती हैं, ग्रेन्युलर और ई ग्रेन्युलर। तो ग्रेन्युलर जो होती हैं ये होती हैं नेव मीन्स न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, और ई ग्रेन्युलर्स होती हैं जो शेष बाकी बची हुई हैं। तो यहाँ पर जो ग्रेन्युलोसाइट होती हैं, जो बात हो रही है, जैसे कि अभी आपको बताया गया है, आप इसको इस हिसाब से याद करें, जी नेव। ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं, ये ग्रेन्युलोसाइट WBC होती है, न्यूट्रो, यूसिनो और बेसो। इनका क्या होगा, इनका लेवल घट जाएगा और सीवियर रूप से घट सकता है। तो इस प्रकार की दवाओं से, जो क्लोजापिन जैसी दवाओं से इनका लेवल घटने की संभावना रहती है। जब लेवल घट जाएगा तो इन्फेक्शन होने की संभावना अधिक बनी रहेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client with schizophrenia has been started on medication therapy with clozapine. Nurse should assess results of which laboratory study to monitor adverse effects of this medication. सीजोफ्रेनिया वाले रोगी को क्लोजापिन दवा शुरू की गई है। नर्स को इस दवा के प्रतिकूल प्रभाव की निगरानी के लिए किस लैब जांच के परिणाम का मूल्यांकन करना चाहिए? लीवर फंक्शन स्टडीज, ब्लड ग्लूकोज लेवल, व्हाइट ब्लड सेल काउंट एंड प्लेटलेट काउंट। तो अभी हाल ही में आपको बता दिया गया है, क्लोजापिन जो दवा सीजोफ्रेनिया के लिए प्रयोग की जाती है एक मेजर ट्रैंक्विलाइजर है। और जब ये इस दवा के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं कि इससे WBC काउंट घट जाता है। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्हाइट ब्लड सेल काउंट। इसकी जांच अवश्य करवानी चाहिए इस दवा के साथ साथ। क्लोजापिन कैन कॉज ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस। ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस का मतलब है जो ग्रेन्युलर WBC है उनकी संख्या में तेजी से गिरावट देखने को मिलती है। बेसलाइन एंड वीकली WBC एंड ANC मॉनिटरिंग इज एसेंशियल फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। तो पहले 6 महीने WBC और ANC की गणना करना बहुत ही आवश्यक होता है, जिसके कारण किसी भी प्रकार के जो फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनसे बचाव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स रिव्यूज द लैब रिपोर्ट ऑफ अ पेशेंट विद सीजोफ्रेनिया टेकिंग क्लोजापिन 25 mg QD. His WBC count is 1500 per microliter. Based on this, the nurse should expect सीजोफ्रेनिया वाले रोगी का WBC काउंट 1500 प्रति माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड है और यह क्लोजापिन 25 mg ले रहा है। तो नर्स को क्या करना चाहिए? तो देखिए, क्लोजापिन होता है एक मेजर ट्रैंक्विलाइजर होता है और इस प्रकार की ड्रग सीजोफ्रेनिया के रोगी में प्रयोग की जाती है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स के रूप में WBC कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर WBC कम हो रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि क्लोजापिन आप बंद कर दीजिए, क्योंकि
ये जो WBC है ये सीवियरली खतरनाक लेवल पर कम हो चुका है, क्योंकि नॉर्मली जो WBC होती है 6000 से 11000 प्रति माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होती है। तो यहाँ पर जब इतनी कम WBC हो जाएंगी तो व्यक्ति में जो मरीज है, जो मरीज इसका ट्रीटमेंट ले रहा है, उसमें किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिसकंटिन्यू क्लोजापाइन। क्लोजापाइन थेरेपी में WBC काउंट 3000 प्रति माइक्रोलीटर से कम या एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट ANC 1500 माइक्रोलीटर से कम होने पर सावधानी बरतनी होती है। अगर WBC 2000 MCL से कम हो जाए या ANC 1000 MCL से कम हो तो दवा तुरंत बंद करनी पड़ती है। इस प्रकार से आज का प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।